नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 29 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 29 जुलाई की। आज के इतिहास में 29 जुलाई की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1890 की। 29 जुलाई 1890 को विश्व प्रसिद्ध डच नीदरलैंड यानी चित्रकार विंसेंट वैन गो का निधन हुआ था। वे पश्चिमी कला इतिहास के सबसे प्रभावशाली और पहचाने जाने वाले कलाकारों में गिने जाते हैं। हालांकि अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत कम सराहना मिली और उन्होंने गंभीर मानसिक परेशानियों का सामना किया। वैन गो ने अपने जीवन के मात्र 10 वर्षों में लगभग 2100 से अधिक कलाकृतियां बनाई थीं, जिनमें से करीब 860 ऑयल पेंटिंग्स शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में स्टैरी नाइट, सनफ्लावर्स, द बेडरूम एंड कैफे टेरेस एट नाइट शामिल है। उनकी पेंटिंग में गहरे रंग, भावनात्मक अभिव्यक्ति और उथल-पुथल भरी मानसिक स्थिति की झलक देखने को मिलती थी। वहीं उनका जीवन कठिनाई, मानसिक संघर्ष और गरीबी से भरा हुआ था। कहा जाता है उन्होंने 27 जुलाई 1890 को आत्महत्या की कोशिश की थी और 29 जुलाई को उन्होंने दम तोड़ दिया। निधन के समय उनकी उम्र सिर्फ 37 साल की थी। आज वैन गो की कलाकृतियां दुनिया भर के सबसे बड़े संग्रहालयों में प्रदर्शित है और उनकी शैली ने आधुनिक कला को नई दिशा दी है। 29 जुलाई 1890 का दिन कला जगत के लिए गहरे दुख का दिन था, जब दुनिया ने एक ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार को खो दिया जिसे उसकी असली पहचान उसके जीवन के बाद मिली। अब बात करते हैं साल 1891 की। 29 जुलाई 1891 को भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ था। वे 19वीं सदी के बंगाल के प्रमुख बुद्धिजीवी और सुधारवादी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा, नारी अधिकार और सामाजिक समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने का कार्य किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उन्होंने संस्कृत भाषा में असाधारण विद्वत्ता हासिल की और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज से शिक्षा प्राप्ति की। विद्यासागर की उपाधि उन्हें उनकी विद्वत्ता के लिए मिली, जिसका अर्थ है ज्ञान का समुद्र। उन्होंने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह के विरोध और विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में ठोस सामाजिक अभियान चलाया। उनके प्रयासों के कारण ही 1856 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। वहीं विद्यासागर ने न केवल सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, बल्कि बंगाली भाषा और शिक्षा प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की, खासकर लड़कियों के लिए, और बंगाली गद्य को नया स्वरूप दिया। अब बात करते हैं साल 1921 की। 29 जुलाई 1921 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी की नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी यानी NSDAP, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी कहा जाता है, उसका नेता चुना गया था। यह घटना जर्मन और विश्व राजनीति के इतिहास में एक बेहद अहम मोड़ साबित हुई। हिटलर, जो उस समय एक प्रभावशाली वक्ता और प्रचारक के रूप में उभर रहे थे, पार्टी में शामिल होने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़े और अपने प्रभाव के बल पर पार्टी की विचारधारा को अतिवादी, राष्ट्रवादी, यहूदी विरोध और सैन्यवाद की ओर मोड़ दिया। 29 जुलाई 1921 को उन्हें पार्टी की पूरी कमान सौंप दी गई, जिससे उन्होंने पार्टी को एक सशक्त राजनीतिक ताकत में बदलना शुरू कर दिया। यहाँ से हिटलर के राजनीतिक उदय की शुरुआत मानी जाती है, जिसे आगे चलकर 1933 में जर्मनी का चांसलर बनने और फिर द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ने तक का सफर तय किया। नाजी पार्टी के नेतृत्व में हिटलर ने जर्मनी को तानाशाही शासन की ओर ले जाया और यहूदियों के खिलाफ होलोकास्ट जैसी मानवता विरोधी घटनाओं को अंजाम दिया। तो वहीं 29 जुलाई 1921 का दिन इसलिए इतिहास में दर्ज है क्योंकि इस दिन एक ऐसे नेता ने औपचारिक रूप से सत्ता की बागडोर संभाली, जिसने आने वाले वर्षों में दुनिया को अस्थिरता, हिंसा और त्रासदी की ओर धकेल दिया। अब बात करते हैं साल 1949 की। 29 जुलाई 1949 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC ने अपने हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। यह दिन भारतीय उपमहाद्वीप के श्रोताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजी में ही ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण होते थे।
बीबीसी हिंदी सेवा ने स्वतंत्र भारत के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समाचार विश्लेषण और वैश्विक दृष्टिकोण से जोड़ने का कार्य किया। इस प्रसारण ने न सिर्फ श्रोताओं को विश्व की घटनाओं से जोड़ा, बल्कि पत्रकारिता के उच्च मानकों और भरोसेमंद रिपोर्टिंग के कारण यह जल्द ही भारत और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हो गया। बीबीसी की हिंदी सेवा रेडियो के माध्यम से समाचार, समसामयिक घटनाएं, साहित्यिक कार्यक्रम और जन सरोकार की सामग्री प्रसारित करती थी। कई दशकों तक यह सेवा रेडियो श्रोताओं के लिए विश्वसनीय समाचार स्रोत बनी रही। अब बात करते हैं साल 1957 की। 29 जुलाई 1957 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया था। यह एजेंसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और इसके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। वहीं IAEA का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह संगठन एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, लेकिन इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से बना हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु तकनीक का उपयोग केवल शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हो, न कि हथियारों के निर्माण में। वहीं IAEA सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग, रेडिएशन सुरक्षा, नाभिकीय तकनीक में सहयोग और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए तकनीकी सहायता और निगरानी प्रदान करता है। वहीं यह एजेंसी दुनिया भर के नाभिकीय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां का उपयोग किसी सैन्य उद्देश्य के लिए न हो रहा हो। अब बात करते हैं साल 1980 की। 29 जुलाई 1980 को भारत ने मॉस्को ओलंपिक में स्पेन में 4-3 से हराकर हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह जीत भारतीय हॉकी इतिहास में गौरवशाली क्षण था, क्योंकि यह ओलंपिक इतिहास में भारत का 8वां हॉकी गोल्ड मेडल था। इस फाइनल मुकाबले में भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल, सोमनाथ और SP बाल सिंह जैसे खिलाड़ियों ने निर्णायक भूमिका निभाई। मैच बेहद रोमांचक था और अंतिम समय तक संघर्षपूर्ण बना रहा, लेकिन भारतीय टीम ने उत्कृष्ट तालमेल और दृढ़ संकल्प के साथ स्पेन को 4-3 से मात दी। वहीं इस गोल्ड मेडल की विशेषता यह थी कि यह 1964 टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत का पहला हॉकी गोल्ड मेडल था और उसके बाद भारत को ओलंपिक हॉकी में दोबारा यह गौरव प्राप्त करने में लंबा समय लग गया। अब बात करते हैं साल 1996 की। 29 जुलाई 1996 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रखर सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण आशफ अली का निधन हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उन जानी मानी महिला क्रांतिकारियों में से एक थी जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रच दिया था। अरुणा जी का जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका में हुआ था। वे एक शिक्षिका थीं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की लहर में शामिल होकर उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे लंबे समय तक भूमिगत रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुप्त गतिविधियों में सक्रिय रहीं। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने जेल में रहते हुए कैदियों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद भी अरुणा आशफ अली समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी रहीं। उन्हें उनके अतुलनीय योगदान के लिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण और मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं साल 2005 की। 29 जुलाई 2005 को खगोल शास्त्रियों ने सौर मंडल में एक नए ग्रह की खोज का दावा किया था, जिससे उस समय सौर मंडल का 10वां ग्रह माना गया। इस ग्रह का अस्थायी नाम 2003 में UB313 रखा गया था, जिसके बाद में आधिकारिक रूप से एरिस नाम दिया गया। इस खोज की घोषणा माइकल ब्राउन और उनकी टीम द्वारा की गई थी, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े थे। यूरेनस प्लूटो से भी बड़ा था, जिससे वैज्ञानिकों को सौरमंडल की परिभाषा पर पुनः विचार करना पड़ा। इसी कारण 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने ग्रह की परिभाषा को स्पष्ट किया और प्लूटो, एरिस और सिरेस जैसे पिंडों को बौने ग्रह यानी डॉर्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में
डाल दिया गया। अंत में आपको जानकारी दे देते हैं कि 29 जुलाई के दिन विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को हर साल विश्व बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी ग्लोबल टाइगर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बाघों के संरक्षण और उनके घटते हुए प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट के दौरान हुई थी। उस समय यह पाया गया था कि दुनिया में बाघों की संख्या चिंताजनक रूप से घट रही है और अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती है। इसलिए सभी 13 बाघ आदिवासी क्षेत्रों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी की जाएगी, जिसे TX2 लक्ष्य कहा गया। वहीं भारत, जो दुनिया में सबसे अधिक बाघों का घर है, इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2018 की बाघ गणना के अनुसार भारत लगभग 2967 बाघ हैं, जो वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 75% है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ अभयारण्य और संरक्षित वनों के माध्यम से बाघों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 29 जुलाई का दिन न केवल बाघों के लिए समर्पित है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने का अवसर भी देता है कि यदि हम प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। बाघ केवल एक जानवर नहीं, बल्कि जंगल का संरक्षक और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ।